जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, यहाँ पर है आप? हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं वही तो मैं बोल थोड़ा बाहर थी, इसके से स्कूल में आ गई थी, इसलिए ऑन हुई थी। मैं वही बोल किसी स्कूल में आए थे हम। आप कौन से? आप आपने कहा। कोई स्कूल में आए थे डोनेशन देने के लिए। अच्छा। अरे वाह, सुबह सुबह अच्छा काम कर रहे हो। यस यस। हाँ, सुबह सुबह वही। थोड़ा नहीं, सा आज मैं मतलब सुनूंगी, बस लिख नहीं पाऊंगी, मैं गा नहीं ठीक है सकता ठीक है, आज कोई वो बात सुनने नहीं। के लिए। आज आप सुन लेना बस। ठीक है। अभी देखो, कल हाँ हाँ हाँ। टाइपोलॉजिकल एनालिसिस हमारा चल रहा था। इस टाइपोलॉजिकल एनालिसिस में क्या होता है कि उनके प्रकार और डिजाइन का विश्लेषण इसमें किया जाता है। जो वस्तु के प्रकार, उसके डिजाइन है, तो वो कौन से काल से और कौन से संस्कृति से संबंधित रही होगी, किसके समय से रही होगी, और कौन से संस्कृति का इन पर प्रभाव है, इसके आधार पर उनका कालक्रम निर्धारित किया जाता है। ये जो आप कल हमने देखे हैं, स्तरीकरण विधि हो या फिर कल्चरल एसोसिएशन हो, टाइपोलॉजिकल एनालिसिस हो, ये सारे जो है ये सापेक्ष काल निर्धारण की विधियों में आते हैं। क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट टाइम को देख नहीं सकते हो। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल आपने दिया है यहाँ पर टाइपोलॉजिकल एनालिसिस का। जैन तीर्थंकर है, उनकी मूर्तियां जो है उनमें कहीं ना कहीं बदलाव पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, मौर्यकालीन मूर्ति होती है तो वो थोड़ी अलग होती है, उसके पत्थरों की रचना अलग होती है, मूर्तियों की रचना अलग होती है। अगर आप गुप्तकालीन मूर्तियां देखोगे तो गुप्तकालीन मूर्तियों में क्या होता है, पीछे से यक्ष आदि भी दिखाए जाते हैं, कभी कभी आभा मंडल भी दिखाया जाता है। अगर इसके अलावा शुंग कालीन हो, सातवाहन कालीन हो, ये मूर्तियां आप देखते हो, तो वो क्या करते हैं, और मूर्तियों को आ, आकर्षित बनाने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर किया हुआ होता है, जैसे अष्टमंगल के चिन्ह हो, उसका स्थापत्य विस्तृत होता है। तो ये इसके आधार पर जैसे उनकी रचना है, जैसे उनके आकार है, जैसे आकृतियां है, उसके आधार पर वो मूर्ति कला आदि है, जो जैन मूर्तियां आदि है, वो कौन से समय की रही है, ये जाना जाता है टाइपोलॉजिकल एनालिसिस में। जैसे मौर्यकालीन और शुंगकालीन जो मूर्तियां हैं, उनके अलंकरण से पता चलता है कि ये शुंग राजा के समय की रही है, ये मौर्य राजाओं के समय की रही है। तो ये प्राचीन मूर्तियां हैं। फिर गुप्तकालीन, गुप्तकाल कब हुआ था? मध्य काल के और प्राचीन काल के बीच में। तो उस समय गुप्त काल में जैसे जैसे मूर्तियां पाई जाती है, उनका अलंकरण अलग तरीके से किया जाता है, उसमें प्रतीकों का समावेश किया जाता है, पीछे आभा मंडल दिखाया जाता है। तो उससे समझ में आता है कि ये गुप्त राजवंश की मूर्तियां हैं। और मध्यकाल में जैसे बाद में राजा जो हुए हैं, जैसे सातवाहन है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, इनके समय की जो मूर्तियां पाई जाती है, ये मध्यकाल की मूर्तियां हैं। इनकी मूर्तियों में और विशेषता पाई जाती है। और विशेषता क्या पाई जाती है कि इनके मूर्तियों में अष्टमंगल दिखाए जाते हैं, स्वस्तिक दिखाए जाते हैं, बाजू में यक्ष यक्षिनी दिखाए जाते हैं। जो तीर्थंकर है, उनके जो यक्ष यक्षिनी रहे हुए हैं, ये सातवाहन, राष्ट्रकूट, जो मध्यकाल में राजवंश हुए, उनके समय में होता है। तो जैसे मूर्तियों का अलंकरण है, जैसे मूर्तियों की रचना की गई है, जैसे आकार किया गया है, उस आधार पर जाना जाता है कि ये प्राचीन काल की है, ये मध्य काल की है, या प्राचीन या मध्य के बीच की है। ठीक। तो ये किस मेथड में होता है? टाइपोलॉजिकल एनालिसिस। इस मेथड में इसका निर्धारण किया जाता है मूर्तियों के आकृतियों को लेकर और उनकी रचनाओं को लेकर। ठीक। अभी देखिए, अभी इसमें आगे बहुत है, ये आपको नोट्स तो दिए जाएंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी आगे हमें आज देखना है निरपेक्ष काल निर्धारण। निरपेक्ष काल निर्धारण का अर्थ है कि ऐसे साइंटिफिक मेथड्स जिससे एक्यूरेट टाइम का पता लगाया जाता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। ठीक। इसमें मेन तो रहेगी चार। एक रहेगी रेडियो कार्बन डेटिंग, एक रहेगी थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग, एक रहेगा पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, और एक रहेगा आइसोटोप डेटिंग। ठीक। इसमें सबसे पहला देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग। इस पूरे वातावरण में कुछ जैविक चीजें ऐसी पाई जाती है जिसमें हमेशा कार्बन मौजूद होता है। जैसे लकड़ियां है, वस्तुएं है, मिट्टी आदि है, कि इनमें कार्बन के अंश पाए जाते हैं।
हमारे शरीर की हड्डियां है, इनमें भी कार्बन के अंश होते हैं, कार्बन 14। जी। तो कार्बन 14 जिसमें पाया जाता है, उनके लिए ये मेथड काम में आती है। ठीक। अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय जाता है, अगर कोई जीवित वस्तु है तो उसका जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके कार्बन 14 का विघटन होता जाता है, और वो जितना विघटित होता है उसके अनुसार काल का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो रेडियो कार्बन मेथड है या रेडियो कार्बन डेटिंग है, इसमें आज से लेकर पिछले 50,000 वर्ष तक का अध्ययन एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, कि वो एक्यूरेटली आपको बता सकते हैं उनके कार्बन का विघटन देखकर कि ये कितने वर्ष पुरानी है। ठीक। जैसे लकड़ियां आदि है, जैसे कपड़े आदि है, कागज आदि है, वो कागज में इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, कार्बन 14 पाया जाता है। तो वो कार्बन 14 कितना विघटित हो चुका है, इसके आधार पर ये कागज, ये कपड़ा, ये लकड़ियां, ये मिट्टी के पात्र आदि है या हड्डियां, ये कितनी पुरानी है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक। अभी देखो, तो जैन जो वास्तु तत्व है, जैन आर्कियोलॉजी है, इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग कहाँ कहाँ पर काम में आती है, या कहाँ पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला उपयोग किया जाता है जो हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ पाए जाते हैं उसमें। अगर हस्तलिखित ग्रंथ कागज पर, ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं, अगर हस्तलिखित ग्रंथ कपड़े पर लिखे गए हैं, तो उन कपड़ों की कार्बन 14 की डेटिंग करके वो कार्बन 14 कितने प्रमाण में विघटित हो चुका है इसका अध्ययन करके वो कितना प्राचीन है इसका पूरा अनुमान लगाया जाता है। ठीक। दूसरी चीज, कुछ जैन मूर्तियां या जैन उपकरण, जैन मुनि जो उपकरण आदि यूज करते थे, जैसे श्वेतांबर परंपरा के मुनि हैं, उनके पात्र आदि पाए जाते हैं, उनके पास रहे हुए वस्त्र आदि पाए जाते हैं, या फिर उनके पास जो पिच्छे आदि थी उसको अगर देखते हैं, वो अगर उनको अवशेषों में मिलता है, तो वो कितनी प्राचीन रही हुई है, उस समय कौन से आचार्यों का समागम रहा है, और कितने वर्ष पूर्व यहाँ पर ये उपकरण पाए गए हैं, इसका अर्थ यहाँ पर कितने वर्ष पूर्व जैन धर्म था, इसका अध्ययन भी रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर ही किया जाता है। ठीक, इन उपकरणों के आधार पर। अब दूसरा जो है वो है थर्मोल्यूमिनिसेंस। थर्मोल्यूमिनिसेंस में क्या होता है, इसमें जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो गर्म करके पक्की बनाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है, आपने कभी देखा होगा मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा जब कुंभकार बनाता है तो उसके बाद उसे और पक्का करने के लिए वो उसे ऊष्मा देता है, गर्म करता है ना। गर्म करने के बाद वो मिट्टी का घड़ा बहुत वर्षों तक टिकता है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? और हाँ। देखो, तो वो मिट्टी का घड़ा कैसे पक्का किया जाता है। हाँ। अब आ अब आ रही है आवाज? हाँ। आ रही है मैम। जी। यस मैम। तो ये खाली जो पेट है। मिट्टी का घड़ा है, ये जब कुंभकार बनाता है तो उसे पक्का करने के लिए वो क्या करता है, उसे ऊष्मा देता है, अग्नि में तपाता है ना। तब कहीं जाकर वो घड़ा पक्का होता है। तो जे जो जो ऐसे पात्र आदि उपकरण आदि हुए हैं जिनको अग्नि में तपाकर गर्म किया गया था उस समय और पक्का किया गया था, ऐसे सारे उपकरण अगर प्राचीन अवशेष में मिलते हैं तो उनकी जो पुरातत्वीय है उसका काल निर्धारण वो थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग के आधार पर किया जाता है। ठीक। इसमें क्या किया जाता है कि उन जो मिट्टी के पात्र आदि मिलते हैं या मिट्टी के घड़े आदि मिलते हैं, मिट्टी की मूर्तियां आदि मिलती है, उनको क्या करते हैं, पुनः गर्म करके उसकी ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, और उसका प्रकाश जितना उत्सर्जित होता है उसके आधार पर ये जानते हैं कि इसको लास्ट टाइम कब गर्म किया गया था, उसके बीच में कितना काल निर्धारण है ये वो जानते हैं। इसलिए ये भी एक एग्जैक्ट मेथड होती है इन पुरातत्वियों के काल निर्धारण को जानने की। वापस उसे गर्म करके जाना जाता है कि इसे लास्ट टाइम कब गर्म किया गया था, और जितना वर्षों का बीच में गैप आता है उतने वर्ष पुरानी ये चीज है। ठीक।
मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है मैम। अच्छा, आ रही है। वही बोल रही हूँ कि मेरी आवाज कहाँ गई। हाँ, अब देखिए, ये हुआ दूसरा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है रनकपुर का जो जैन मंदिर है, उसमें कुछ प्राचीन बर्तन आदि पाए गए। तो उसकी थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग से के आधार पर उन्होंने ये जान लिया कि यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है, लगभग 10वीं से 12वीं या 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में। तो वो पात्र कब के हैं, मिट्टी के पात्र आदि पाए गए, वो कितने पुराने हैं, इसका आधार उन्होंने किसके आधार पर किया, कौन सी साइंटिफिक मेथड से किया? थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग के आधार पर। ठीक। अब तीसरी मेथड जो है, जो पाई जाती है, वो है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। इसमें जो गुफाएं आदि है, जैन धर्म की गुफाएं पाई जाती है। पहले से ही जैन परंपरा एक रही हुई है कि जो भी गुफाएं आदि है, मूर्तियां आदि है, वो चट्टानों में बनाई जाती थी, है ना। जैसे कि आज श्रवण बेलगोला की आप मूर्ति देखते हो, बाहुबली की मूर्ति, वो चट्टान से अखंड जो पत्थर है, उससे वो बनाई गई है, चट्टान में ही बनाई गई है। उसका बाजू के जो पत्थरों के अवशेष है, उनको बाजू में करके उस मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो ये प्राचीन जैन परंपरा रही है कि साधु संत है, उनके लिए गुफाओं का निर्माण हो, उनके लिए या फिर साधकों के लिए मूर्तियों का निर्माण हो, मंदिरों का निर्माण हो। ये ज्यादातर तो जो चट्टान है, अखंड पत्थर जहां पर पाए जाते हैं, वहां पर किया जाता है। तो ये चट्टान जो है, ये कितनी पुरानी है, और यहाँ पर जो ये चट्टानों में जो मूर्तियां पाई जाती है, उन पत्थरों का अध्ययन करके ये पत्थर कितना प्राचीन है, इसका अध्ययन इस मेथड से किया जाता है। इसे कहते हैं पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। इसमें क्या होता है, देखिए, ये चट्टाने जो होती ना, ये चट्टाने बनती है ज्यादातर ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के बाद जब शांत होता है, लावा वगैरह शांत होकर जब वो राख बन जाती है, या कभी कभी पत्थर क्या होते हैं, एक दूसरे पर चढ़ते 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 उसकी चट्टान बन जाती है। तो ये पत्थरों का जो अध्ययन है, ये इसमें होता है पोटेशियम 40। जब ये चट्टानी पाई जाती है, इसमें एक विशेष खनिज पाया जाता है, पोटेशियम 40, 4040। तो ये पोटेशियम 40 जैसे जैसे समय आगे चला जाता है, यही पोटेशियम ऑर्गन 40 में क्या होता है, कन्वर्ट होता जाता है। और वो ऑर्गन 40 में कन्वर्ट हुए कितना समय हुआ है, इसके आधार पर ये चट्टान कितनी प्राचीन है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ही है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। पोटेशियम ऑर्गन में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, इसका स्थिति का निर्धारण किया गया। ठीक है ना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। ये उदयगिरी की और खंडगिरी की गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी है। ये किसके आधार पर जाना? उन गुफाओं के अंदर जो चट्टाने हैं, और उन चट्टानों पर जो अंक लिखित हुए हैं, या लिखा गया है ना, उनके आधार पर उसमें पोटेशियम ऑर्गन में कब कन्वर्ट हुआ, उसके आधार पर इसका अध्ययन किया गया। और इसके आधार पर यह जाना गया कि ये तो क्या है, 2000 से अधिक वर्ष पुरानी है। ठीक। जैसे कि मथुरा के क्षेत्र में जो प्राचीन जैन मूर्तियां पाई जाती है, तो वो प्राचीन जैन मूर्तियां जो कि कैसे मिली है, आप लोहानीपुर के म्यूजियम में वो रखी गई है। उन पत्थरों को देखकर लगाया गया है कि ये इतना प्राचीन पत्थर है। तो ये इतना प्राचीन पत्थर किसके आधार पर देखा उन्होंने? पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग के आधार पर। तब पता चला कि ये क्या है, लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक। फिर है आइसोटोप डेटिंग। आइसोटोप डेटिंग यानी जिसमें कार्बन 14 जो है, वो नाइट्रोजन 14 में परावर्तित होता है, जैसे चूना आदि खनिज है, चूना आदि है। क्योंकि प्राचीन मूर्तियों में और गुफाओं में चूने का भी इस्तेमाल किया गया है ना, क्योंकि वो ठंडक देता है, बाद में थोड़े देर के लिए वो गर्म करता है, उसके बाद वो ठंडक देता है। और चूना ऊर्जा ऊर्जा का प्रतीक होता है, इससे ऊर्जा अधिक बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन 14 भी इसमें पाया जाता है, पोटेशियम 40 भी है, और यूरेनियम 238 भी है। ठीक। तो ये कार्बन 14 जो है, वो बाद में क्या होता है, जैसे ही रेडियो धर्म उनका जो है, वो एक स्थिर अवस्था में परावर्तित होता है, तो वो नाइट्रोजन 14 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है।
पोटेशियम 40 जो है वो ऑर्गन 40 में कन्वर्ट होता है, और यूरेनियम 238 जो है वो लेड के 216 में कन्वर्ट होता है। तो ये कब होता है? जब एक समय उनका स्थिर अवस्था को वो प्राप्त करते हैं ये खनिज, उस समय क्या होता है, ये उसमें कन्वर्ट होता है। तो वो कितने समय बाद उसमें कन्वर्ट हुआ, उतने समय का उनका निर्धारण निश्चित किया जाता है। जैसे कि दिलवाड़ा का मंदिर है, इन मंदिरों में चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक। चूना के पत्थरों में क्या होता है, यूरेनियम 238 पाया जाता है। और जैसे समय समय बीतता गया, ये यूरानियम ही किस में कन्वर्ट हुआ, लीड 206 में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हुआ, इसके आधार पर क्या देखा उन्होंने कि इसमें कितना समय लगा, उतने समय का यह मंदिर रहा हुआ है। इसीलिए दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी का रहा है। ये किसके आधार पर जाना, आइसोटोप डेटिंग के आधार पर। ठीक। और इसमें और एक मेथड पाई जाती है, पांचवी मेथड है, जिसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में जो पेड़ आदि है, इनके लकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। देखो, पेड़ में एक विशेष बात होती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या नहीं किया हो, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। हर वर्ष पेड़ पर एक छाल और एक वृत्ति आती है, जिसे वलय कहते हैं। तो पेड़ का ये जो वलय है, ये हर वर्ष और एक 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 बढ़ता जाता है। इन पेड़ पर जो वलय हुआ है, इसे कहते हैं एक वृत्ति। और इन ग्रोथ रिंग्स के, इसे ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है इंग्लिश में। इसके आधार पर यह पेड़ कितना पुराना है उसका अध्ययन किया जाता है। उस पेड़ से बनी हुई लकड़ी कितनी पुरानी है इसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को पुरातत्व में कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक। अब कुछ पात्र ऐसे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि जो जैन श्रमण आदि रहे हुए हैं, अगर उनका विचरण उस क्षेत्र में रहा है, तो उनके पात्र जो है वो काष्ठ से बने हुए होते हैं, लकड़ियों से बने हुए होते हैं। भले ही आप कमंडलू ले लीजिए, जो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के साधुओं में पाया जाता है, या श्वेतांबर परंपरा की अगर स्थानकवासी समाज है तो उनके पास अलग अलग पात्र भी पाए जाते हैं। या कुछ चीजें वो अपने पास रखते थे तो वो लकड़ियों की ही हो सकती थी, वो धातु अपने पास नहीं रख सकते थे। तो इन लकड़ियों के आधार पर, इनके अध्ययन के आधार पर जाना जाता है कि यहाँ पर कितने वर्ष पुराने समय में जैन धर्म का प्रचार केंद्र रहा हुआ है। ठीक। या कुछ पांडुलिपियां लकड़ियों पर भी लिखी गई है। कुछ मुद्रित जो है शिलालेख, जैसा शिलालेख तो पत्थरों पर होता है, लेकिन कुछ लेख लकड़ियों पर भी लिखे गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनका अध्ययन जो भी लकड़ी से संबंधित है या वृक्षों की लकड़ी से संबंधित है, उनका सारा अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस मेथड से किया जाता है। ठीक। कौन सी मेथड हुई, याद है? तो अभी तो डेंड्रोकोलोजी बताया, उसके बाद कुछ पोटासियम का बताया था आपने। मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये साइंटिफिक है, एक बार पूछ लेती हूँ कि वो याद। नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, अंग्रेजी नाम है ना, हमारे लिए मुश्किल है। ये साइंटिफिक मेथड है ना सारी, इसीलिए थोड़ा सा ये है। ये पांचों मेथड जो है, ये निरपेक्ष काल में आती है। मतलब इससे जो आप काल निर्धारण करते हो, ये ज्यादा सटीक होता है सापेक्षता की अपेक्षा से। जो सापेक्ष काल निर्धारण में हमने पद्धतियां देखी, उनकी अपेक्षा से इनका काल निर्धारण सटीक होता है। ये आपको नोट्स में मिला दिया जाएगा। ठीक। हाँ। अब यहाँ पर हमारे काल निर्धारण की अन्य सहायक तीन विधियां हैं। उसमें एक है सिक्कों का अध्ययन। ये जो है, इस पहले तो हमने देखा सापेक्ष काल निर्धारण, उसके बाद देखा निरपेक्ष काल निर्धारण। अब तीसरा जो है ये है अन्य सहायक विधियां। ठीक। अब देखिए, उसमें जो है सिक्के जो पाए जाते हैं, जैसे कुछ सिक्के जो है वो मौर्यकालीन सिक्के हैं, कुछ अशोककालीन है। इन सिक्कों पर क्या होता है, वहां पर उस समय की तिथि का वर्णन किया जाता है, या शासक कौन से थे उनका चित्र वहां पर देखा जाता है। तो शासक कौन से समय में हुए हैं, कौन कौन से शासक रहे हुए हैं, या उनके सिक्के के समय जो तिथियां वहां पर दी गई है, इससे भी हमें क्या पता चलता है कि ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये कितने प्राचीन है या कौन से समय के हैं। इसीलिए इसे भी उन विधियों में लिया गया है। दूसरी बात है भौगोलिक और खगोलीय विधियां,
कि अगर कोई खगोलीय विधि हुई है या भौगोलिक विधि है, जैसे कि तल छटा छटा है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, नदियों के प्रवाह के संबंध में है, इनके आधार पर भी जाना जाता है कि यहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं ये कितने प्राचीन हैं। और इसमें तीसरा जो है वो है पैलोमैग्नेटिज्म, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर भी ये कितनी प्राचीन है, जैसे गुफाएं आदि है, ये कितनी प्राचीन है इसका अध्ययन किया जाता है। ये अन्य विधियों में आता है। ठीक। अब इसे लेकर बड़ा प्रश्न भी आपको आ सकता है कि पुरातत्व की परिभाषा देखकर भी अलग प्रकार की विधियों का वर्णन करें, तो उसमें आपको ये सारी विधियां बतानी है। ठीक। आएगा तो बड़ा ही प्रश्न आएगा इससे। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और यहाँ पर ये यूनिट पूरा होता है। आगे के यूनिट बड़े रहेंगे। इसमें हमने क्या क्या बहुत देखा जल्दी है? हो गया, जी। बहुत जल्दी एक यूनिट हो गया। पहला यूनिट तो बहुत तीन छोटा दिन था, इसमें तो 3 दिन बस में हो गया मैम। प्रिंसिपल थे और विधियां थी। हाँ, गुड गुड। हाँ ठीक है। तो इसके प्रश्न ही मैं आपके साथ दे दूंगी, पर इसके आगे के यूनिट सारे बड़े हैं। ओके, ठीक। आज ही मैं आपके साथ प्रश्न बनाकर ये यूनिट शेयर कर देती हूँ, ताकि आपका ये अध्ययन तो हो जाए। ठीक। तो ठीक आज के लिए यहाँ है। पर रुक ओके जाए। हाँ, नए दिन नया जी। यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा मैम, नौ तत्वों पर अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे भेजिएगा ना, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं फोन करती ठीक है चलेगा। ओके। हूँ। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।